नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। शुरुआत यहां पर आज सोने के साथ करेंगे, जहां पर भावों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है और हमने $1880 के आसपास के लेवल्स भी यहां पर फिर से आते हुए देखे हैं। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर इस हफ्ते भी $80 प्रति बैरल के नीचे के कारोबार कायम है। यहां पर हमने देखा है चीन की तरफ से इंपोर्ट तो बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन साथ ही साथ रशिया का जो डिस्काउंटेड क्रूड है वो अब $20 ब्रेंट से कम है। सऊदी अरेबिया ने यहाँ पर एशिया के लिए 9 महीने के लोअरेस्ट लेवल पे भाव रखे हैं, तो क्लियरली डिमांड की कुछ बहुत चिंताएं हैं, जिसका फायदा हम यहाँ पर भावों में देख रहे हैं। साथ ही बात करेंगे चीनी की, जहां पर उत्पादन कम होने की आशंकाएं हैं। क्या है आइस्टा की लेटेस्ट खबर और नंबर्स, उसके साथ भी आपको बात करेंगे। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बांग कमोडिटीज के कुणाल शाह, एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी, बीएन वैद्या एंड एसोसिएट्स के प्रोप्राइटर भार्गव वैद्या, और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी। लेकिन सोने से ही शुरुआत करेंगे। अच्छी खासी तेजी और 56,000 के ऊपर किस तरफ यहाँ पर बरकरार बनते हुए नजर आए हैं। फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स पहले देख लेते हैं। कुणाल, क्या देखते हैं आप प्राइसेस के थ्रू? क्योंकि अगर हम 2023 की अब तक की बात करें तो चांदी से बेहतर यहाँ पर सोने ने परफॉर्म किया है और अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर अब ये नहीं है। वी हैव बीन रिट्रेटिंग बुलिश बेट ऑन गोल्ड और मैं अभी भी बुलिश स्टांस से कंटिन्यू रखूंगा। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली बढ़ता रहेगा। डेफिनेटली बीच में छोटे छोटे प्रॉफिट टेकिंग आएंगे, करेक्शन आएंगे, बट ओवरऑल द डायरेक्शनल व्यू इज स्टिल बुलिश। ये हफ्ते में भी मुझे लग रहा है एक बार गोल्ड 1890 $92 तक जा सकता है। सो तेजी का ही ध्यान है। वहां से मैं रिव्यू करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, बट लंबी अवधि के लिए ध्यान तेजी का ही रहेगा। ये साल पूरा गोल्ड इज बाय एट डिप्स। और अगर एमसीएक्स की बात करेंगे, अभी फिलहाल जो एमसीएक्स पे 56,000 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, वो ये हफ्ते में एक बार 56,500 56,550 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। सो बुलिश बेट्स ऑन गोल्ड, आप तेजी का ही पोजीशन लीजिए और मुझे लग रहा है ये यहाँ से और तेज होने वाला है। ओके, तो यहाँ से और तेज हो सकते हैं सोने के भाव। ऑल टाइम हाई के करीब तो ऑलरेडी गोल्ड पहुंचा ही है 30 महीने के हाईज पर, लेकिन कितनी और तेजी और क्या ट्रिगर्स आगे के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कुणाल ने तो राय दी ही है, लेकिन हमारे साथ भार्गव वैद्य भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मिस्टर वैद्य, नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तो पहले तो आपका एक आउटलुक प्राइसेस पर ही, ऑल टाइम हाई के नजदीक आपका व्यू क्या है, क्या टारगेट्स हैं, क्या सजेशंस? नमस्कार। कुणाल ने का डिस्कशन के बाद कुछ भी अलग बोलना बहुत डिफिकल्ट है, मगर मैं भी मानता हूं कि गोल्ड में मंदी बिल्कुल नहीं है और ये प्राइस धीरे धीरे बढ़ेंगे। ये लेवल से एक छोटा सा करेक्शन, एक डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वो ये वीकेंड तक आए या जल्दी आए, वो एक एक्सपेक्टेशन होगा, मगर एक बेस प्राइस हो गया है 1820 के ऊपर, और जब भी एक डिप मिले, बाय और डिप्स, एंड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस गोल्ड में बुलिशनेस ही रहेगी। और ये प्राइस आप अभी इमीडिएटली तो नहीं, मगर 3-4 महीने में आप 1900 के करीब देखेंगे। भार्गव भाई, जिस तरह का डिस्काउंट फिलहाल यहाँ पर स्पॉट मार्केट्स में चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? और अब जो ये ऑल टाइम हाई की पॉसिबिलिटी बहुत जल्दी अब बाजार में बनती हुई नजर आ रही है। आज ऑफ कोर्स रुपया 5 हफ्ते के हाईज पर है, इसलिए हमने शायद वो होता हुआ नहीं देखा, लेकिन ऑन स्पॉट डिमांड और जिस तरह से कैश डिस्काउंट फिलहाल इंडियन मार्केट्स में है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो आप एक समझिए कि इंडियन मार्केट में 13% टैक्सेशन का एक प्रेशर है, और जो हमारा रिसाइकलिंग सप्लाई है, जो गोल्ड बेचने के लिए आता है मार्केट में, वो ऑलमोस्ट 30% ऑफ द मार्केट है। वो दोनों प्रेशर के हिसाब से थोड़ा एक अनक्लैरिटी है, और जब भी बजट आती है तो हमारे मार्केट के और दूसरे काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी ये सजेशन करते हैं गवर्नमेंट को कि गोल्ड की ड्यूटी कम करे, जो काफ़ी पहले कम थी, लास्ट ईयर भी कम करेगी। तो वो लास्ट ईयर भी ऑलमोस्ट 2% कम करेगी। तो वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये टिल बजट इज प्रेजेंटेड, 1 महीने तक तो मुझे ये लोकल डिस्काउंट लगता ही है वो रहेगा। और फिजिकल ऑफटेक जो है मार्केट में वो बहुत पुअर है। तो 1 महीने तक बाजार में 1 से 2% आप नॉर्मल जो डिस्पैरिटी बोलते हैं कैलकुलेटिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, वो रहेगी। तो यानी भार्गव जी, आप फिजिकल डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको लगता है कि इन लेवल्स पे फिजिकल डिमांड थोड़ी इम्पैक्ट हो सकती है और इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी आ सकती है, या क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को?
देखिए, ये लेवल पे फिजिकल डिमांड इतनी नहीं आएगी। इन्वेस्टर है तो उन्हें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या ऐसे स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि वो उनका इनवर्ड और आउटवर्ड काफी रेगुलेटेड है और वही रहेगा। फिजिकल मार्केट में आप रहेंगे तो जब भी बेचने जाएंगे तो आपको लोकल डिस्काउंट का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। सो अगर आप इंडियन मार्केट में हैं तो आप गोल्ड ETF या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड या कोई भी ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो होता है रेगुलेटेड, उसी में इन्वेस्ट करिए शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, यानी कि सोने को फाइनेंशियल एसेट क्लास की तरह ही फिलहाल यहाँ पर देखना चाहिए और वैसे ही इन्वेस्ट भी करना चाहिए। भार्गव भाई की यहाँ पर राय है। जतिन, सोने पे तो बात की, चांदी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी $24 के आसपास के रेजिस्टेंस लेवल्स अभी भी हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा। इनफैक्ट चांदी के जो लेवल्स हैं पिछले हफ्ते में जो थोड़ी बहुत करेक्शन जो मिल गई थी, मुझे लग रहा है इट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। जिस तरह से चांदी के अंदर वॉलेटिलिटी रहती है, और लास्ट वीक तो इनफैक्ट बेस मेटल के प्राइसेस भी रिकवर्ड रहे थे लेटर इन द हाफ बिकॉज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी ओपनिंग अप। सो मुझे लग रहा है इस हफ्ते चांदी जो है वो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस जो दिखा सकती है। सिर्फ इस हफ्ते की मैं बात कर लूँ तो मुझे लग रहा है 68,000 के जो प्राइम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है जो लास्ट वीक भी उसने होल्ड किया था, ये लेवल्स होल्ड करते हुए देखने तो जरूर मिलेंगे। लेकिन हायर साइड मुझे लग रहा है जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसका जो उसने टच किया था लास्ट वीक में, वो क्रॉस करने की पूरी क्षमता रखता है चांदी जो है वो इस हफ्ते। CPI के डेटा के पहले मुझे नहीं लग रहा कि कोई बड़े ट्रिगर्स हैं, तो फॉर द नेक्स्ट 3 days एटलीस्ट टिल थर्सडे इवनिंग, जब तक CPI डेटा यूएस के बाहर नहीं आते तब तक कमोडिटी जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगी सभी अन्य कमोडिटीज के मुकाबले भी देखने जाएंगे तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है बाइंग साइड की रहेगी। डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, 100-200 पॉइंट की डिप मिल जाती तो तुरंत एंट्री कर सकते हैं। 69,000 के नीचे प्राइसेस स्लिप नहीं होने चाहिए इंट्राडे बेसिस पर। और पोजिशनली जैसे मैंने बताया जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए 68,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा आगे चलते हुए। और हायर साइड में 70,500 71,000 एक माइनर हर्डल प्लेस करते हुए देखने मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 71,000 के ऊपर फिर से ट्रेड करना शुरू करता है, एक 72,000 तक की रैली जो है मैं काउंटर कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इस हफ्ते के अंदर हमें ये 72,000 के लेवल्स देखने मिलने चाहिए। और स्पेशली CPI डेटा के पहले जैसे मैंने बताया कि कोई नेगेटिव ट्रिगर्स अभी फिलहाल है नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वीकनेस में है, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करेगा प्राइसेस को। बेस मेटल सपोर्ट में है, तो मुझे लग रहा है चांदी का आउट परफॉर्मेंस देखने मिलना चाहिए इस हफ्ते एक समय। जी मनीषा। तो बेस मेटल्स तो सपोर्ट में है ही, और इसीलिए चांदी में भी एक आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। और बेस मेटल्स देखेंगे तो पिछले हफ्ते भी जब हमने बातचीत की थी, जिंक कॉपर पर तमाम एक्सपर्ट्स बुलिश थे, और आज के सेशन में जिंक 2% ऊपर, कॉपर में 1.25% का मूव है, एल्यूमिनियम भी 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो कुणाल, मेटल्स में तो रौनक है, कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? क्या व्यू है इन लेवल से? स्ट्रेंथ फर्दर एक्सटेंड होगी? टू थिंग्स। वन इज मेटल्स में चाइना रीओपन ट्रेड जो बहुत ही एग्रेसिव है फिलहाल। चाइना ने जो फ्राइडे को जो मूव लिया था, जहां पे उन्होंने अपनी रियल एस्टेट मार्केट में को ओपन अप करके जो रिस्ट्रिक्शन डाले थे, वो रिस्ट्रिक्शन मेजर रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं और हटाए जाने की बात है ये हफ्ते में अनाउंसमेंट आ जाएगी, और इसी के कारण सभी मेटल्स ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा दो है, एक तो ये डिमांड सप्लाई से, और दूसरी साइड डॉलर इंडेक्स नीचे आते जा रहा है। तो एक साइड पे जहां पे फेडरल रिजर्व अपने हॉकी स्टांस को कंटिन्यू रखने वाला है, फिर भी डॉलर इंडेक्स 105 से 103.50 हो गया है। सो दोनों साइड से देखते हुए ऐसे समझ में आ रहा है कॉपर अराउंड 740 के आसपास बाय करना चाहिए, 750 के टारगेट के लिए 735 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स में नियर टर्म में है। लेकिन भार्गव जी, अगर आप हमारे साथ अभी भी हैं तो चांदी पर आपका क्या व्यू है? और खरीदारी यहाँ पर पिछले साल यानी कि 2022 में तो हमने 11,800 टन आते हुए देखी है, इस साल की शुरुआत कैसी है? दिल्ली में आपने इंपोर्ट जो देखे उसके सामने काफी बड़ा एक एक्सपोर्ट का भी फिगर है। तो नेट कंजम्पशन में इतनी बढ़ोतरी नहीं है जितनी आप डायरेक्ट इंपोर्ट फिगर में कह रहे हैं। चांदी में ये काफी वॉलेटाइल पोजीशन रही है। ये पोजीशन पे मुझे इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं लगती लॉन्ग टर्म तेजी के लिए, एक हाई लेवल पे ही है। और चांदी का जैसे बेस मेटल के साथ जो रिएक्शन है, बेस मिक्स मेटल में कोई भी एक मूवमेंट आ गया तो चांदी में एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। तो मैं गोल्ड में ज्यादा बुलिश हूँ, चांदी में मैं थोड़ा कंजर्वेटिव रहूंगा या साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम दिस लेवल। ओके, तो ये तो बात हुई चांदी की, जहां पर 70,000 के आसपास प्राइसेस है ही, हमने राय की भी है। और बेस मेटल्स में भी रौनक बनी हुई है आज के सेशन में। चलिए, शुक्रिया मिस्टर वैद्य आने के लिए शो में, अपने व्यूज बेस मेटल्स पर साथ साथ सिल्वर पर, गोल्ड पर देने के लिए।
अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो $80 के नजदीक ही नीचे इनफैक्ट प्राइसेस मेंटेन होते हुए देखें। घरेलू बाजार में देखेंगे तो 6100 के आसपास कारोबार हो रहे हैं प्राइसेस। जतिन, क्या व्यू है क्रूड पर इन लेवल से, या क्या सजेशन क्लाइंट्स को दे रहे हैं? नेपाली जो वॉलेटिलिटी थी लास्ट वीक के हिसाब से क्रूड के अंदर जो नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला था जो डेटा थे उसके अकॉर्डिंगली, तो मुझे लग रहा है अभी जो चाइनीज इकोनॉमी की ओपनिंग अप है, जहाँ से डिमांड जो है वो थोड़ी सी पिकअप देखने मिल सकती है, उसके कारण जो प्राइसेस है थोड़े से सपोर्टिव जोन्स जो है वहां पर लेते रहेंगे। हालांकि हायर साइड पे $81 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ब्रेंट के अंदर, तो $81 के ऊपर जब तक ब्रीच नहीं करता और स्टेबल नहीं होता उसके ऊपर, तब तक ये बड़ी रैली जो है उसके अंदर हम काउंटर नहीं कर सकते ऑन द हायर साइड। लोअर साइड पर सपोर्टिव मेजर्स भी हैं, तो मुझे रेंज है कहीं ना कहीं 6250 से लेके 6300 एक रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलना चाहिए क्रूड के अंदर। तो यहाँ पर फिलहाल बाइंग जो है वो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। लोअर लेवल्स पे हालांकि अगर मिलता है 6100 के आसपास तो डेफिनेटली वहां पर बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव ट्रिगर्स जो है वो पूरी तरह से नहीं है अभी मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी की जो ओपनिंग अप है वो कहीं ना कहीं क्रूड को थोड़ा सा सपोर्ट करती रहेगी जब भी डिप आएंगी प्राइसेस के अंदर। सो मेरा ये मानना है कि 6100 के आसपास 6150 6100 के नीचे अगर मिलते हैं प्राइसेस वहां पर एंट्री लीजिए, 6000 के नीचे स्टॉप लॉस रखे विद द स्टॉप लॉस 6000 ऑन द हायर साइड 6250 6300 के टारगेट्स के लिए वहां पर बाइंग करना चाहिए। सो बाय ऑन डिप की मार्केट मुझे लग रही है फिलहाल, क्योंकि ब्रॉड ट्रेंड जो अभी वॉलेटाइल जो कंटिन्यू रहना चाहिए, और अभी हम लोग थोड़ा सा लोअर एंड पे हैं, तो जहां पर बाइंग का रुझान जो है थोड़ा सा बन सकता है इस हफ्ते। तो यहाँ पर आउटलुक जो है वो थोड़ा सा बाइंग का है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। ऑलराइट, कुछ खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आती हुई। कुणाल, गैस में क्या व्यू है अब इन करंट लेवल से, क्योंकि शुरुआत इस साल की तो काफी खराब रही है गैस के लिए? आई थिंक वीव सीन वर्स फॉर द टाइम बीइंग। मुझे यहाँ से इमीडिएटली कोई मेजर क्रैश या मेजर फॉल यहाँ से 298 297 के नीचे नहीं जाना चाहिए। 310 के आसपास बाइंग के लिए रिकमेंड मैं कर रहा हूँ गैस। 297 का स्टॉप लॉस रखिए, और मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते में एक पुल बैक रैली आ सकती है गैस में 330। कोई रीजन नहीं है, इज जस्ट बहुत ज्यादा गिर गया है, सो एक टेक्निकल पुल बैक एक्सपेक्टेड है मार्केट में, और यहाँ से एक बार 330 335 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। सो आफ्टर लॉन्ग थोड़ा गैस में है बाइंग इमर्ज हो सकता है, ऐसा व्यू बन रहा है। ओके, तो चलिए यहाँ से थोड़ा बाइंग आ सकती है नेशनल गैस में। प्राइसेस ऑलरेडी काफी हल्के हो चुके हैं ऊपरी लेवल से 318 के आसपास फिलहाल कारोबार करते हुए। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार एग्री कमोडिटीज पर तो करेंगे फोकस, साथ ही साथ बातचीत करेंगे शुगर की। एक ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर चीनी की कर लेते हैं। हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपने जारी करी है उसके हिसाब से चीनी का उत्पादन 3.5% जितना यहाँ पर कम होने की उम्मीद है। कैसे देखते हैं आप ये नंबर, क्या तर्क है और आगे जाकर अब क्या रह सकती है स्थिति? ऐसा है कि शुरुआत में एक काफी पॉजिटिव न्यूज आई थी कि एरिया प्लांटेशन काफी ज्यादा है, तो एरिया का तो प्लांटेशन है, पर यील्ड जो है पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और कर्नाटक में काफी कम आ रही है। एक दूसरी बात यह है कि जो लास्ट सीजन और ये सीजन में इथेनॉल ब्लेंडिंग की कैपेसिटी बढ़ जाने से गन्ना जो है इथेनॉल में ज्यादा जा रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का खुद का एक टारगेट है कि अच्छा सा इथेनॉल ज्यादा बने। दूसरी बात यह है कि कहीं लोग मिस गाइड भी हो रहे हैं, क्योंकि शुगर केन की क्रशिंग कैपेसिटी भी लास्ट सीजन से ज्यादा है। तो अगर हम डेट टू डेट प्रोडक्शन फिगर देखेंगे तो वो इजाफा दिखाएंगे कि अपसाइड है, पर जिस तरह से हमारे क्रॉप कमेटी के चेयरमैन राहिल शेख और बाकी हम लोग ने जो मीटिंग की थी, तो उस हिसाब से हमें दिख रहा है कि ये 34.5 पे जाएगा, 3.6% डाउन साइड। तो ये 3-4 ये वजह है कि जिसकी वजह से ये हो रहा है। अगर स्टेट वाइज देखते हैं दूसरी बात, और तो यूपी में शुरुआत में डाउट था कि ईस्ट यूपी में प्रोडक्शन कम होगा,
वैसे यूपी में ओवरऑल प्रोडक्शन सेम या थोड़ा सा ज्यादा होगा मार्जिनल, पर सेंट्रल यूपी और वेस्ट यूपी में जो हमें रिकवरी ज्यादा की उम्मीद थी वो नीचे आ रही है। दैट इज बिकॉज ऑफ रेड रोड डिसीज। जैसा आपने कहा हर जगह यहाँ पर ईल्ड की ही चिंताएं हैं, तो इवन एज बुआई यहाँ पर ज्यादा हुई थी, ईल्ड यहाँ पर कम है और उसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल क्रॉप पे देख सकते हैं। आप इसका प्राइस पे कितना इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं, क्योंकि सारी कैलकुलेशन तो इस लिहाज से हुई है। ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव ये है कि सरकार ने कहा था कि जैन एंड तक रिव्यू लेंगे एक्सपोर्ट्स का भी, उस पर क्या असर पड़ सकता है। और जो FAO का इंटरनेशनल फूड प्राइस का डेटा आया है उसके लिहाज से दिसंबर में सभी फूड प्राइसेस नीचे गए, लेकिन शुगर इंडेक्स ने 2.5% का इजाफा दिखाया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है उसका एक इम्पैक्ट फिर देखने को मिलेगा। देखिए ऐसा है कि दो मार्केट अलग है। जो 2.5% इफाजा हुआ है वो इंटरनेशनल मार्केट में हुआ है, और शुगर एक ऐसी चीज थी लास्ट ईयर सब कमोडिटी चली थी और एक शुगर ही नहीं चली थी। तो ये शुगर का इसलिए ही वहां पे भी हमारे लोग रिसर्च करते रहते हैं, थोड़ी उम्मीद आती है कि इंडिया से सेकंड ट्रंच आएगा कि नहीं आएगा। तो सेकंड ट्रंच आने की उम्मीदें कम होती जा रही है, उस हिसाब से वहां पे इफाजा हुआ था प्राइस का। पर यहाँ डोमेस्टिक प्राइस तो इवन एक बार गवर्नमेंट की ओर से कहा गया था कि MSP हम 3300 नहीं करेंगे, पर रिलीज मैकेनिज्म से उसको कंट्रोल करेंगे, पर यहाँ पे आज 3200 की प्राइस है। तो प्राइस बढ़ने की तो उम्मीद बहुत कम है कि अभी फिलहाल ये हुए। हमने जो 34.5 के हिसाब से बैलेंस शीट निकाली है उसके हिसाब से 7 मिलियन टन का एक्सपोर्ट की परवानगी दे सकते हैं, पर आज की तारीख में ये फर्स्ट एस्टिमेट है। हमारा कहना यह है कि गवर्नमेंट शायद जनवरी में इसको रिव्यू नहीं करेगी, हो सकता है फरवरी में ही करेगी, क्योंकि क्लियर पिक्चर आने को और 1 महीना लगेगा। ये बेसिक फर्स्ट हमारे लाने का वजह यही था कि प्रोडक्शन हमारे आहिस्ता की ओर से नीचे जा रहे थे, तो हम 3rd-4th वीक में ही आहिस्ता का फर्स्ट एस्टिमेट निकाल दिए। पर फर्स्ट वीक में निकालने का यही है कि ट्रेंड ये चेंज हो चुका है। अभी इसमें अगर ट्रेंड में थोड़ा पॉजिटिव भी लाना है तो सिर्फ प्लांट केन लेके आ सकता है। जो प्लांट केन है मिड जनवरी से आगे आता है, अगर उसमें भी अगर कोई गेन नहीं मिलता है और समझो 33.5 का भी प्रोडक्शन हो जाए, समझो जो हमारा तो नंबर 34.5 का है, तो भी 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट की अवेलेबिलिटी है जो गवर्नमेंट दे चुकी है। तो शायद हो सके कि सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आवे ऐसा। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट एक्सपोर्ट की वो शायद थोड़ा सा अटकता हुआ दिखे, लेकिन हाँ फिलहाल की स्थिति में प्राइसेस एकदम तो शूट अप नहीं करेंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं दिख रही है। कुणाल, बहुत संक्षेप में आपका व्यू प्राइसेस पे शुगर का और साथ ही साथ एग्री स्पेस में कोई स्ट्रैटेजीज आपकी कंसीडरिंग अच्छी तेजी हम ग्वार पैक में और स्पाइसेस के पैक में देख रहे हैं। जी शुगर में यहाँ पे लग रहा है, ऐसा ही फीलिंग आ रहा है कि इंडिया में प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं और ग्रेजुअल अपसाइड धीरे धीरे देखने मिलेगी आगे जाके। इंटरनेशनली भी अगर देखेंगे सब कमोडिटी में, इवन एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक पुल बैक थोड़ा आ सकता है आने वाले दिनों में। लंबी तेजी जैसे 20% 25% बढ़ेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं। जहां तक दूसरी कमोडिटी की बात है, गुआर सीड मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। गुआर सीड में आप बाइंग कर सकते हैं। ये साल जो इंडिया का क्रॉप है वो कम रहने का कारण और एक्सपोर्ट डिमांड काफी स्ट्रांग रहने के कारण गुआर सीड में तेजी का ये जो दौर है वो कंटिन्यू रहेगा। 6250 तक के लेवल आपको गुआर सीड में ट्रेड करते हुए देखने मिल सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर फूड पैक में फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। फसल, सप्लाईज और जिस तरह की डिमांड है उन सब का असर यहाँ पर मार्केट्स में रह सकता है, तो बाइंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर भी बनती हुई। बहुत शुक्रिया आपका कुणाल, साथ जुड़ने के लिए। प्रफुल्ल जी आपका भी। मुझे और दीपाली को भी दीजिए इजाजत। और स्टूडियोज में हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पर सुमित है इक्विटी के एक्शन के साथ। डे हाई पर बाजार अभी कामकाज कर रहा है, जैसे जैसे हमारी बातचीत हो रही है। इनफैक्ट ना केवल फ्रंट लाइन बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप डे हाई पर 2200 शेयर तेजी में और करीब 600 शेयरों में आज बिकवाली है। क्या रहेगा पूरा एक्शन, छोटे से ब्रेक के उस पार।